प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए उत्तरार्ध राजनीति विज्ञान के पेपर 8th ए गांधीयन पॉलिटिकल थॉट की चर्चा करेंगे। आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा महात्मा गांधी एवं उनसे जुड़े सत्याग्रह आंदोलन। प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका अविस्मरणीय है। उनकी भूमिका और योगदान को उनके द्वारा चलाए गए विभिन्न आंदोलनों, कार्यक्रमों, तकनीक, उनकी विचारधारा आदि के संदर्भ में समझा जा सकता है। आज हम गांधी जी के 1920 तक के जो सत्याग्रह आंदोलन हैं, उनकी चर्चा मुख्य रूप से करेंगे। इस संदर्भ में सबसे पहले बच्चों हम चंपारण आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह की बात करेंगे। गांधी 1919 में नील बागानों में काम करने वाले श्रमिकों की दशा की जांच करने के लिए चंपारण गए। इस दौरान उन्हें कहा गया कि वे यहाँ से चले जाएं, लेकिन उन्होंने एक न सुनी और वे वहाँ डटे रहे और कार्य करते रहे। उन्होंने मालिकों को समझाने में पहल की। इस बीच गांधी जी ने वहाँ रहकर सुधारात्मक कार्य संपादित किए। एक समिति बनी जिसके सदस्य गांधी स्वयं बनाए गए। इसने किसानों के पक्ष में निर्णय दिया और अनुशंसा की कि मालिक किसानों को उनका हिस्सा दे दें। चंपारण के सत्याग्रह ने 20 लाख से अधिक किसानों को प्रभावित किया। यह सत्याग्रह एक व्यापक प्रयोग था जिससे अन्याय का अहिंसक सत्याग्रह द्वारा निवारण हुआ। 1918 में बंबई के खेड़ा जिले में फसल नष्ट होने के कारण लगान वसूली निरस्त करने की मांग को लेकर गांधी जी ने सत्याग्रह किया। बाद में सरकार ने लोगों को पैसा भरने के लिए बाध्य नहीं किया। खेड़ा सत्याग्रह का अप्रत्यक्ष लाभ यह मिला कि किसानों को सत्याग्रह का एक संदेश मिल गया। प्रथम महायुद्ध के बाद ब्रिटिश शासन ने भारतीय स्वाधीनता की आकांक्षाओं को खत्म कर दिया। भारतीयों के नागरिक अधिकारों को खत्म करने के लिए 1919 में रॉलेट एक्ट बनाया। गांधी जी ने रॉलेट बिल पारित होने से पहले ही 24 फरवरी 1919 को सत्याग्रह संघर्ष की घोषणा कर दी। 18 मार्च 1919 को एक सत्याग्रह समिति बनी और विधिवत एक प्रतिज्ञा पत्र पर
हस्ताक्षर किए गए। यह प्रथम राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह था। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 का दिन उपवास एवं प्रार्थना के रूप में मनाने की सोची और इसके लिए एक कार्यक्रम भी निर्धारित किया, जिसमें कहा गया कि 24 घंटे का उपवास रखा जाए। इस दिन सभी प्रकार के कार्य स्थगित रखे जाएं, जनसभाएं आयोजित की जाएं, जिनमें रॉलेट एक्ट की वापसी से संबंधित प्रस्ताव पारित किए जाएं। सत्याग्रह अल्प समय के लिए रहा, अर्थात 6 से 18 अप्रैल तक, और कुछ जगहों में हिंसात्मक घटनाएं हो गईं। इसलिए गांधी जी ने इस नागरिक अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना उचित समझा। यद्यपि ऊपरी सतह पर यह सत्याग्रह प्रभावहीन रहा, किंतु रॉलेट एक्ट की नियति, जिसकी वापसी के लिए आंदोलन छेड़ा गया था, भ्रष्ट हो चुकी थी। यह कानून न बन पाया और जो कानून बना वह कभी लागू नहीं किया गया। प्यारे बच्चों, इसी संदर्भ में हम खिलाफत आंदोलन की भी चर्चा करेंगे। अंग्रेजों ने मुसलमानों से सहयोग पाने के लिए महायुद्ध के समय वादा किया था कि तुर्किस्तान के लिए सम्मानजनक हल ढूंढा जाएगा और उनके खलीफा की स्थिति पर आंच नहीं आने दी जाएगी। किंतु जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, उन्होंने तुर्किस्तान की जमीन हड़प ली और खलीफा को पद से हटा दिया। यह वादा खिलाफी थी। अतः मुसलमानों ने एक सम्मेलन किया और गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया। इस तरह खिलाफत आंदोलन की भूमिका तैयार हुई। खिलाफत आंदोलनकारियों की मांग थी तुर्की के सुल्तान, जो कि खलीफा थे, उनकी धार्मिक प्रतिष्ठा तथा राजनीतिक शक्ति बनाए रखना, ताकि वे इस्लाम के पवित्र स्थानों के प्रति निर्वाचित रूप से अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकें। गांधी जी ने कहा, न्याय की मांग के कारण ही मैंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने और मुसलमानों का पूरी तरह से साथ देने का निर्णय किया। यह बिल्कुल सच है कि मैं हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन बाद में आलोचकों ने कहा कि भारतीय राजनीति में खिलाफत के प्रश्न को लाना ही गांधी की भारी भूल थी। 1922 में औपचारिक रूप से खिलाफत का अंत कर दिया गया तथा खलीफा को निर्वासित कर दिया गया। मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राज्य बन गया। अतः इससे भारत में खिलाफत आंदोलन की जड़ ही कट गई। इस प्रकार बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में ये सभी आंदोलन गांधी जी के प्रारंभिक प्रयास थे। यद्यपि
दक्षिण अफ्रीका में हम सभी जानते हैं कि वे सत्याग्रह की तकनीक को अपना चुके थे और जब वे भारत आए तब उन्होंने सत्याग्रह से संबंधित तकनीक को अपनाकर कई आंदोलनों में हिस्सा लिया, कई आंदोलन छेड़े और इसके माध्यम से भारतीय जनता को इस तकनीक का एहसास कराया।